सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग लगातार यह मांग कर रहे थे कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर राजन सीरीज के जो बहुविकल्पीय अति लघुत्तरीय प्रश्न मैं पढ़ा चुका हूं, उसके बाद मैं आपके लघुत्तरीय प्रश्नों को भी पढ़ाऊं। तो यहाँ पे अब लघुत्तरीय प्रश्नों को भी मैं एक तरफ से सभी प्रश्न यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको शुरू में ही क्लासेस को शेयर कर देना है, क्लास को लाइक कर देना है, अपने सभी मित्रों में सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए क्लास को। और जो भी आपको यहाँ पे पढ़ना है पहले खुद से ट्राई करना है। देखिए, आपके परीक्षा का बहुत महत्वपूर्ण भाग होते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ से आपके आधे से अधिक नंबर बनते हैं, तो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले इन प्रश्नों को पहले आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद सोल्यूशन को देखें। ठीक है, तो सभी प्रश्न को आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है और खुद से पहले ट्राई करना है और क्लासेस को अधिक से अधिक शेयर कर देना है, ताकि सबको यह पता चल जाए कि लघुत्तरीय प्रश्नों को भी यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। और इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैथ के सामने का जो लिंक है उसको आप क्लिक करोगे तो वह मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक है। प्लेलिस्ट मतलब एक में जो सभी वीडियोस रहती हैं, तो वो मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक है। उसमें आपको मैथ से जुड़ी सभी क्लासेस देखने को मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज मैंने आपको पूरा पढ़ाया है, आपका सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस, और साथ ही साथ वहां पे आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज का सोल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सभी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो उम्मीद है कि सभी चीजें आप पढ़ेंगे, सभी क्लासेस को पढ़ेंगे और अपनी तैयारी बेहतर बनाएंगे। और प्लेलिस्ट भी आप शेयर कर सकते हैं, प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे, प्लेलिस्ट को शेयर करिए और साथ ही वहां से आप पढ़ लेंगे सभी क्लासेस को। तो उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। साथ के साथ आप 25 में 25 स्कोर करके आओगे। अब चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है, वर्ग की भुजा 7 सेमी, वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि की गणना कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ग है ABCD और इसमें एक वृत्त बनता हुआ आप देख रहे हैं और इस वृत्त की परिधि की गणना करनी है। देखिए, किसी वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। तो इसमें r, किसी भी वृत्त का जब तक आपको त्रिज्या नहीं पता होगा तब तक आप उसका परिधि नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस वृत्त की त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे? देखिए, हमें पता है कि वर्ग की जो भुजा है वह 7 सेंटीमीटर है और इस वृत्त को आप देखिए तो इस बिंदु पे और इस बिंदु पे टच कर रहा है इसको, वर्ग को, और बिल्कुल बीचों बीच है। ठीक है, तो ये अगर इन दोनों बिंदुओं को हम मिला दें तो ये केंद्र से जाएगी रेखा। ठीक है, केंद्र से होके जा रही है ये रेखा और यहां से यहां तक की दूरी आपको पता है, ये वर्ग के एक भुजा से दूसरे भुजा की दूरी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। साफ साफ आपको दिख रहा है। तो ये पूरा जो है ये वृत्त का व्यास होगा और इसकी जो दूरी होगी वह 7 सेंटीमीटर होगी, यानी कि डायामीटर व्यास जो हो जाएगा वह 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से वृत्त का व्यास जो हमको पता चल गया 7 सेंटीमीटर मिल गया। इस तरीके से यहाँ से वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2। अब वृत्त का परिधि निकालना है, वृत्त का परिधि होता है 2πr, तो 2 × पाई 22/7 और r की वैल्यू है 7/2। अब देखिए, 7 से 7 काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे, बचेगा कितना, 22। तो यहाँ से मिल जाएगा इस वृत्त का जो परिधि होगा वह 22 सेंटीमीटर होगा। इसी वृत्त का परिधि आपको निकालना था, तो परिधि का मान यहाँ पता चल गया 22 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, दिए गए चित्र में ABCD एक त्रिभुज है। AB के मध्य बिंदु D और AC के मध्य बिंदु A को मिलाया है। यदि BC की माप 6 सेमी तो DE की माप क्या होगी तथा BC और D में क्या संबंध है? अब देखिए, प्रश्न में क्या कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है और AB जो भुजा है उसका मध्य बिंदु है D, मतलब बीच में, बिल्कुल बीचों बीच जो बिंदु है वह D है, और AC जो भुजा है उसका जो मध्य बिंदु है E। अब इसको D और E को मिलाया गया है। यदि BC की माप 6 सेंटीमीटर हो, यानी कि ये जो भुजा है BC, इसकी माप 6 सेंटीमीटर है, तो DE की माप, इसकी माप आपसे पूछ रहा है कितना होगा।
तथा BC तथा DE में क्या संबंध होगा। BC और DE में क्या संबंध होगा। तो ये देखिए, ये एक प्रमेय होता है, ये एक नियम होता है त्रिभुज में। त्रिभुज की किन्हीं दो बिंदुओं को मध्य बिंदुओं, किसी त्रिभुज में किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह तीसरी भुजा के समानांतर और उसके लंबाई की आधी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बी और AC भुजा के मध्य बिंदुओं D और E को मिलाने वाली जो रेखा है DE वह समांतर होगी BC के और इसकी जो लंबाई होगी वह आधी होगी तीसरी भुजा के, यानी कि DE जो बराबर होगा वह हाफ ऑफ BC होगा, यानी कि DE का जो मान हो जाएगा हाफ ऑफ 6 यानी कि 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। DE की जो लंबाई आ जाएगी वह 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। यही आपको निकालना था, DE की माप क्या होगी तथा BC तथा DE में क्या संबंध होगा। BC और DE में संबंध, ठीक, तो DE की माप हो गया। अब BC और DE में आपसे संबंध पूछ रहा है, तो संबंध में आप लिख सकते हैं कि जो BC होगा या DE जो होगा वह BC के समांतर होगा। BC जो होगा वह DE के समांतर होगा, दोनों आपस में समांतर रेखाएं होंगी। ठीक, तो इस तरीके से ये संबंध हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा कि त्रिभुज के जो मध्य बिंदुओं को, त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसकी आधी होती है। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 सेमी है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें इसके प्रत्येक भुजा का मान जो हो जाएगा, अगर एक को x मानेंगे तो प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगा, प्रत्येक भुजा की लंबाई x हो जाएगी। ठीक, अब इसमें क्या दिया है, इसमें हमको ऊंचाई दिया है और क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि अगर त्रिभुज ABC हो और ये M बिंदु हो तो AM का मान दिया गया है, ऊंचाई AM दिया गया है 3√3 और ये x है और ये BM कितना हो जाएगा x/2 और क्योंकि लंब जब डालेंगे तो बीचों बीच आएगा। ठीक, तो x/2। अब यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें किसकी वैल्यू हमको चाहिए, भुजा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल हमको निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें समबाहु त्रिभुज का भुजा चाहिए होता है। ठीक, अब हमारे पास ऊंचाई है तो हम भुजा निकाल सकते हैं। कैसे, ये लंब है तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा देंगे। त्रिभुज AMB में जो कर्ण का वर्ग 90 के सामने वाली भुजा यानी कि AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, AM कितना है 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर प्लस BM कितना है x/2 का होल स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करेंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और गुणे √3 का स्क्वायर 3 धन x²/4। अब देखिए x²/4 को इधर ले आइए तो ये घट जाएगा x² में से, तो ये बचेगा, देखिए ये हो जाएगा 4x² माइनस x² और पूरे के बटे 4 और ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 3x² बराबर 4 इधर ले आइए, 27 गुणे 4 और x² बराबर हो जाएगा 3 से भाग कर दीजिए तो 9 गुणे 4 36, यानी x का मान कितना आ जाएगा √36 यानी कि 6। x की वैल्यू आ जाएगी 6, तो x का मान जब आ गया 6 सेंटीमीटर यानी कि भुजा जो हो जाएगा वह 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब भुजा देखिए 6 सेंटीमीटर का हो गया, तो क्षेत्रफल कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर। अब देखिए 4 से 36 को काटिए, 9 बार में कट जाएगा, 9 चौक 36 और 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ जाएगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, x⁴y माइनस xy⁴ का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका गुणनखंड आपको ज्ञात करना है,
तो सबसे पहले आपको देखिए एक्स वाई दोनों जगह दिख रहे हैं और कम से कम क्या कॉमन हो सकता है। देखिए यहाँ एक्स की घात 4 है और यहाँ एक्स की घात 1 है, तो कम से कम एक्स की घात 1 मतलब एक्स हम लोग कॉमन ले सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए y है और यहाँ y की पावर 4 है, यानी कि x और y ये दोनों हम लोग कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब देखिए यहाँ पे हो गया एक्स वाई इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब आपको कुछ देखा देखा ये लग रहा है, बिल्कुल आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो अब यही लगा दीजिए। देखिए a की जगह है x और b की जगह है y, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स वाई, इसको ऐसे रख दीजिए एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ए माइनस बी की जगह एक्स माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा गुणनखंड, ठीक है। अब गुणनखंड मतलब कि यहाँ पे देखिए दो पद थे जो आपस में घट रहे थे, अब यहाँ पे जितने सभी पद हैं सभी आपस में गुणा हो रहे हैं, यही गुणनखंड हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, स्क्वायर रूट ऑफ 121 धन स्क्वायर रूट ऑफ 64 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.16 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबका वर्गमूल लेना है। देखिए अब देखिए 121 का वर्गमूल लेना है, तो मतलब कि हमें वह संख्या ज्ञात करना है जिसका 2 बार गुणा करने पे 121 आ जाता है। तो 121 आता है 11 का 2 बार गुणा करने पे, तो ये हो जाएगा 11 धन 64 किसका 2 बार गुणा करने पे आता है 8 का, तो ये हो जाएगा धन 8, और फिर माइनस। अब देखिए 0.04 कौन सी ऐसी संख्या है जिसका उसी में हम गुणा कर दें 2 बार, तो हमें मिल जाएगा 0.04। देखिए 0.2 का अगर आप 2 बार गुणा कर लेते हैं तो 4 और 2 स्थान पे दशमलव, यानी कि 0.04, यानी कि 0.04 आता है 0.2 का 2 बार गुणा करने से, तो माइनस 0.2 हो जाएगा। और फिर धन वर्गमूल ऑफ 0.16 किसका आएगा, 0.4 का 2 बार गुणा करेंगे तो 0.16 आता है, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 0.4। अब देखिए सभी को जोड़ लीजिए, 11 8 19 हो जाएगा, 19 धन 0.4 तो 19.4 हो जाएगा, और 0.2 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 19.2। तो टोटल वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 19.2, यही मान हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है संख्या 6, एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं, तो 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। पहले केस में अगर M1 मजदूर है, M मैन होता है, M1 मजदूर है, और D1 मतलब D1 दिन में कर रहे हैं, तो वही काम M2 मजदूर D2 दिन में करते हैं, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला M1 D1 बराबर M2 D2। ये सिंपल फॉर्मूला है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, या फिर समानुपात से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से निकालना आपके लिए इजी है, निकाल लीजिए। देखिए 30 मजदूर किसी काम को 16 दिन में कर रहे थे, तो 12 मजदूर इसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 30 गुणे 16 कर लीजिए, और फिर मान लेते हैं ये D1 जिसे हम D2 मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो 30 गुणे 16 कर लीजिए, और M2 कितने हैं 12 इंटू D2 कर लीजिए। D2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 30 गुणे 16 बटे 12। अब 4 से ऊपर नीचे काट दीजिए, तो 3 ये 4, फिर 3 से इसे काटेंगे 10, 10 का गुणा 4 में होगा 40, यानी कि 40 दिनों में 12 मजदूर इस काम को करेंगे, ठीक है। M1 D1 में मत फंसिएगा, कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ पे हम M और D और M1 D1 भी लिख सकते हैं, तो ये तो वेरिएबल है, कुछ भी मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप बस समझ गए कि पहले केस के दोनों मजदूरों और दिनों का जो गुणांक होगा वह बराबर होगा दूसरे केस में मजदूरों और दिनों का गुणांक, ठीक। इस तरीके से आप समझ गए। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, 4 11 16 15 12 5 7 9 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्याओं को एक क्रम में लगाते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लगा लेंगे। सबसे छोटी संख्या है 4,
उसके बाद है 5, उसके बाद है 7, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, ये संख्याओं को हमने लगा लिया। अब इसके बाद देखते हैं कितनी संख्या है। 3, 3, 6 और 3, 9 कुल संख्याएं हैं, यानी कि n कितना है, n ऑड है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या के केस में माध्यिका का जो फॉर्मूला लगता है वह n धन 1/2वां पद, ठीक है। इस पद का जो मान होता है n धन 1/2वें पद का मान, यानी कि n धन 1/2वें पद का मान, यानी कि 10/2वें पद का, यानी कि 5वें पद का जो मान होगा वही माध्यिका होगा। तो पहला पद है 4, दूसरा 5, तीसरा 7, चौथा 9, 5वां पद जो है उसका मान है 10। तो यही 10 जो होगा यही माध्यिका हो जाएगा। माध्यिका की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। चित्र में रेखा AX कोण CAB, कोण CAB यानी कि ये वाले कोण को, और कोण BDC, कोण BDC यानी कि इस वाले कोण को, ये BDC इस वाले कोण को समद्विभाजित, समद्विभाजित मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो भागों में, भाजित मतलब बांट रही है, समद्विभाजित करती है। उन 3 तथ्यों को लिखिए जो यह सिद्ध करें कि त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD ये वाला नीचे वाला त्रिभुज सर्वांगसम है। यहाँ पे सर्वांगसम का साइन बना हुआ है। त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC ऊपर वाले त्रिभुज ये, ठीक है। अब यहाँ पे बता दिया कि ये जो रेखा है AX रेखा जो है, ये पूरी रेखा जो आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे जो 2 कोण बन रहे हैं, ये पूरा वाला कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों को आधा आधा बांट रहा है। और इसके साथ आपसे क्या कह रहा है कि क्या शर्तें हैं जिनसे आप कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ऊपर वाला नीचे वाला। तो देखिए सबसे पहले तो एक भुजा कॉमन है, एक भुजा, ये AD जो भुजा है वह दोनों में ही है, तो पहला यही हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि ये जो कोण है, ये इतना कोण जो है कोण CAD, कोण CAD बराबर होगा ये जो नीचे कोण है कोण DAB, DAB या BAD कहा जाए, तो ये इस कोण के बराबर है। और फिर ये कोण इस कोण के बराबर है, यानी कि कोण CDA बराबर है कोण BDA के, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता है सर्वांगसम होने के लिए सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, या फिर 2 कोण एक भुजा, या फिर 1 कोण 2 भुजाएं। इस तरीके से सर्वांगसमता का नियम काम करता है। तो यहाँ पे देखिए 1 भुजा और 2 कोण आपको मिल गए, यानी कि कोण भुजा कोण सर्वांगसमता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के। तो इस तरीके से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9। यदि x - 1/x बराबर 3/2 है तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए जिसका मान हमको दिया गया है इसको ध्यान से देखिए। तो इसमें है x - 1/x का मान 3/2, और जो हमसे पूछ रहा है उसमें x की घात देखिए 2 है, x² और प्लस है बीच में 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसका मान हमको निकालना है उसमें घात 2 है, जिसका दिया गया है उसका घात 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमको मान दिया गया है उसका दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए। तो दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे तो x - 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर, यह बराबर किसके आ जाएगा, यह बराबर होता है x² + 1/x² -2 × x × 1/x, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a - b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² + b² -2ab। तो वही सूत्र यहाँ पे लगा दिया गया है, a की जगह है x और b की जगह है 1/x। तो देखिए यहाँ पे x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, -2। अब देखिए इसकी जगह वैल्यू क्या रख सकते हैं, 3/2 रख सकते हैं, क्योंकि x - 1/x की वैल्यू है 3/2। तो ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर बराबर x² + 1/x² -2, और इसका स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 9/4, और -2 इधर आ जाएगा तो धन 2 हो जाएगा, यानी कि x² + 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब हर समान कर लीजिए, तो 4 और 4 का 2 में गुणा हो जाएगा 8, तो 9 और 8 17/4
और बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17/4। ये मान हो जाएगा इसका। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 10 है। ब्रैकेट में x माइनस वाई धन ब्रैकेट में 3y माइनस एक्स फिर माइनस ब्रैकेट में 3x माइनस 2y। तो अब देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया गया है आपको, बस यहाँ पे क्या कर लेना है आपको? ब्रैकेट खोल लेना है। ब्रैकेट जब खोलेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2y प्लस, अब प्लस का गुणा होगा 3y में और फिर माइनस x में, तो ये माइनस x ही हो जाएगा। प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है जब हम ब्रैकेट खोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, जब इससे गुणा होगा अंदर तो हो जाएगा प्लस 3x में माइनस 3x और माइनस 2y में तो प्लस 2y। ठीक, ये समझ गए आप। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे x और y के पद हैं सारे, और यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे माइनस x है, यहाँ पे माइनस 3x है। तो x और माइनस x 0 हो जाएंगे और माइनस 3x बचा तो ये आ जाएगा माइनस 3x, और यहाँ पे देखिए माइनस 2y है, यहाँ पे प्लस 3y है तो ये हो जाएगा प्लस y और ये प्लस 2y तो प्लस 3y। ये मिल गया आपको माइनस 3x प्लस 3y, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको चाहे तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं या फिर यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस x और प्लस y, या फिर यहीं पे माइनस 3 आप अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में जो बचेगा x माइनस वाई, तो माइनस 3 ब्रैकेट में x माइनस वाई, यही आपका बचेगा। ठीक है, तो यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा, चाहे यहाँ छोड़ दीजिए चाहे यहाँ, ये सरलतम रूप हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11। एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर माप का है। कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने हैं। एक ही नाप की कम से कम लगाए जाने वाली टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक कमरा है, इस प्रकार कमरे के फर्श का नाप दे दिया है 300 गुणे 425, ये 300 ये 425। अब बोल रहा है कि वर्गाकार टाइल लगने हैं, वर्गाकार टाइल लगने हैं, और पूछ रहा है कि कमरे की फर्श पे वर्गाकार टाइल लगने हैं, एक ही नाप की कम से कम लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप सोचिए कि वर्गाकार टाइल लगने हैं और सब एक साइज के लगेंगे जो लगेंगे। ठीक, ये आप समझ गए। अब आप सोचिए कि कहीं कटिंग फिटिंग ना हो और कम से कम टाइल लगे। ठीक है, अब सोचिए कि आप ज्यादा बड़ा बड़ा टाइल लगाएंगे तो उसको कट करके लगाना पड़ेगा, और वर्गाकार टाइल रहेगा तो फिट भी नहीं आएगा। ठीक, अब इसके बाद आप सोचिए कि बहुत छोटा छोटा टाइल लगा दें तो बहुत सारे टाइल लगाने पड़ेंगे, जबकि यहाँ से पे बोल रहा है कि कम से कम टाइल लगे, कम से कम टाइल लगे। ठीक है, तो एक ही नाप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने टाइल ऐसे होंगे जो कम से कम बिल्कुल सही सटीक बैठ जाए। ठीक, तो इसके लिए अब हमको क्या करना होगा? इसके लिए हमको देखना होगा जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वह 300 गुणे 425 यही होगा। अब यहाँ पे हम बड़ी से बड़ी भुजा क्या रख सकते हैं, ये हमको कैसे पता चलेगा? हमको पता चलेगा जो 300 को भी पूरा पूरा डिवाइड करे और 425 को भी पूरा पूरा डिवाइड करे, ऐसी संख्या हमको चाहिए होगी, वो भी बड़ी से बड़ी, यानी कि महत्तम समापवर्तक हमको चाहिए होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे इंग्लिश में HCF बोलते हैं या हिंदी में महत्तम समापवर्तक मासा बोलते हैं। ठीक, अब इन दोनों संख्याओं का मासा हमको चाहिए, तो किसी भी विधि से निकाल लीजिए, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि या भाग विधि। अब देखिए भाग विधि से आसानी से निकाल सकते हैं, छोटी संख्या जो है उसमें उससे भाग कर देंगे बड़ी संख्या, तो 300 से भाग करेंगे 425 में, एक बार जाएगा बच जाएगा 125। अब 125 से भाग करेंगे 300 में जो इससे पहले का भाजक था। ठीक है, जो 125 जो शेषफल आया, शेषफल से भाग करते हैं हम इससे पहले जो भाजक था। अब देखिए 2 बार जाएगा 250, अब 50 फिर शेषफल बच गया, तो इस 50 से हम इससे पहले वाले भाजक में भाग करेंगे 125 में, तो 2 बार जाएगा 100 और शेषफल बच जाएगा 25। अब 25 से इससे पहले वाले जो भाजक था उससे में भाग करेंगे तो 50 है, 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि ये 25 जो हो जाएगा, जहां पे पूरा पूरा कट जाएगा संख्या
वही हमारा क्या हो जाएगा, वही मासा हो जाएगा, वही HCF हो जाएगा। तो HCF कितना आ गया 25। अब टाइल का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, टाइल का जो माप हो जाएगा, जो वर्गाकार टाइल होगी वह 25 गुणे 25 की होगी। अब टाइलों की संख्या हमसे पूछ रहा था, तो जो पूरा क्षेत्रफल है उसमें भाग कर देंगे टाइल के क्षेत्रफल से। जैसे अभी 100 वर्ग मीटर कहीं पे लगना है टाइल, और हमारे पास 1 वर्ग मीटर की टाइल है, ठीक है, साइज। तो कितनी टाइलें मान लेते हैं, 4 वर्ग मीटर की मान लेते हैं, तो 4 से भाग हो जाएगा, 25 टाइलें आ जाएंगी, ठीक। तो इसी तरीके से यहाँ पे अब क्षेत्रफल में हम भाग कर देंगे जो टाइल का क्षेत्रफल है उससे, ठीक। तो भाग करेंगे 25 से, देखिए काटेंगे तो ये 1 और फिर 2 12 बार में, और यहाँ पे देखिए तो 1 और 7 17 बार में। अब देखिए 12 का गुणा हो जाएगा 17 में, 12 सत्ते 84 के 4 हाथ से लगा 8, फिर 12 के नम 12 और 8 20, तो 204 टाइल पूरा पूरा यहाँ पे लगेगा। बड़ी से बड़ी भुजा वाली ये टाइलें रहेंगी और ये कम से कम संख्या में लगेंगी, ठीक है। तो एक ही नाप के कम से कम लगाए जाने वाली टाइलों की जो संख्या हो जाएगी वह 204 हो जाएगी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, 100 और 110 के बीच अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। 100 और 110 के बीच, ठीक है, यानी कि 100 और 110 को नहीं लेना है। अब हमको क्या क्या लेना है, 101 को देखना है, 102 को देखना है, 103 को देखना है, 104 को देखना है, 105 को देखना है, 106 को देखना है, 107 को देखना है, 108 को देखना है और 109 को देखना है। अब यहाँ पे देखिए 101 की अगर बात की जाए तो यह 1 से कटेगा, इसके अलावा 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, किसी से नहीं कटेगा, तो ये एक अभाज्य संख्या है। अब इसके बाद 102 को देखिए तो 2 से कट जाएगा, तो ये भाज्य संख्या है। 103 को देखते हैं तो 103 भी किसी से नहीं कटेगा, तो ये है अभाज्य संख्या। 104 जो हो जाएगा वह कट जाएगा, 105 5 से कट जाएगा, 106 2 से कट जाएगा, 107 को देखेंगे तो 107 किसी से नहीं कटेगा, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है। 108 2 से कटेगा, और 109 को देखिए, क्या यह 9 से कटे 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो इस तरीके से 109 भी क्या है, ये क्या अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्याएं हो गई 101 103 107 109। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है, त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें QR 5.5 सेंटीमीटर, RP 4.5 सेंटीमीटर तथा कोण QRP 60 डिग्री हो। रचना मत लिखिए, यहाँ पे होना रचना मत कीजिए बोला है इसने। अब देखिए सबसे पहले त्रिभुज PQR बनाना है और QR का मान सबसे पहले दिया गया है 5.5, तो QR भुजा पहले खींच लेंगे, 5.5 का QR भुजा हम खींच लेंगे जिसकी लंबाई हो जाएगी 5.5। अब देखिए R से एक P पॉइंट जा रहा है जिसकी जो लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर की है, तो R पे हम लगड़ा प्रकार का केंद्र रखेंगे और पेंसिल से एक चाप लगाएंगे हम 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पे, इस तरीके से चाप लगा देंगे। और फिर देखिए क्या बोल रहा है कि कोण QRP P पॉइंट तक तो जाना है, वहां 60 डिग्री होना चाहिए, यानी कि ये जो एंगल है वह 60 डिग्री का होना चाहिए। तो 60 डिग्री का एंगल किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से R बिंदु पे एक चाप लगा लेंगे, ठीक। फिर जहां पे ये QR को काट रहा है वहां से एक चाप इस पे लगाएंगे, फिर इस पे एक चाप लगाएंगे इसको केंद्र मान करके, ठीक। अब 60 डिग्री कहाँ होता है, 60 डिग्री जहां पहले चाप कट किया है वही 60 डिग्री होता है। तो इस तरीके से इसको बढ़ा देंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, और ये पॉइंट जो हो जाएगा ये P पॉइंट हो जाएगा, ठीक। अब P पॉइंट हो गया तो QP को भी मिला दीजिए और यही जो हो जाएगा, ठीक है, यही आपका त्रिभुज हो जाएगा। ये 60 डिग्री बन गया, ये 5.5 और ये 4.5, और यहाँ पे आपको रचना लिखने की जरूरत नहीं है, और रचना लिखने को भी कहता तो यही स्टेप आपको फॉलो करने थे जो यहाँ पे मैंने आपको बताए। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, दो संख्याओं का अंतर 48 है, इसमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 है,
भागफल जो आता है वह 5 है और शेषफल 0 है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो प्रश्न में दिया है वही हमको लिखना होता है। दो संख्याओं का अंतर 48 है। अब दो संख्याएं चाहे आप x, y मान लीजिए, तो इनका अंतर x में से y घटाएंगे तो 48 आएगा। या फिर आप एक संख्या को x मानिए और दूसरी संख्या आपको अपने आप, जब अंतर पता है, दोनों का अंतर पता है 48 है, यानी कि एक संख्या 48 ज्यादा है, तो दूसरी संख्या को अपने आप क्या मान सकते हैं, x धन 48 मान सकते हैं। ठीक है, x और y अलग अलग भी मान सकते हैं। अब वो सॉल्यूशन थोड़ा सा समीकरण सॉल्व करना, आपको ऐसे दो समीकरण सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक, तो इस तरीके से एक संख्या हमने x मान लिया तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी जो संख्या हो जाएगी बड़ी वाली x धन 48 हो जाएगी। और क्या कह रहा है कि अगर छोटी वाली संख्या से हम बड़ी वाली संख्या में भाग करते हैं तो जो भागफल है वह 5 है। तो x धन 48 में हम x से भाग करेंगे और भागफल क्या दिखा देंगे 5, और यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लेंगे। तिर्यक गुणा आपको पता है, इधर के हर का उधर के अंश में और इधर के हर का उधर के अंश में, इस तरीके से होता है। अब एक का गुणा होगा x धन 48 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और x का गुणा 5 में होगा तो ये हो जाएगा 5x। अब x को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 48 बराबर 5x माइनस x 4x, और x बराबर हो जाएगा 48/4 यानी कि 12। x का मान आ जाएगा 12, यानी कि पहली संख्या जो आ जाएगी 12 आ जाएगी, और दूसरी संख्या है x धन 48 यानी कि 12 धन 48 कितना हो जाएगा 60। तो एक संख्या 12 आ गई, दूसरी संख्या 48 आ गई। अब क्रॉस चेक भी आप कर सकते हैं, दोनों का अंतर है 48 और भाग करेंगे 60 में 12 से, तो भागफल कितना आएगा 5। जो संख्याएं निकाली हमने वह प्रश्न के अनुसार जो उसमें दिया गया है वह सही है बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक प्रश्न संख्या 14 तक मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बता दिया। यहाँ तक कोई अगर दिक्कत हो आपको तो आप मुझे कमेंट करके बताइए प्रश्न संख्या, उस क्वेश्चन को हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे जो भी दिक्कत आ रही होगी। और इस क्लास को देखिए लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग तक यह क्लास पहुंच जाए। क्लास को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण क्लासेस आपसे मिस ना हो, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सभी विषयों का लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के सभी विषयों को पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और अगर आप चाहते हैं कम समय में मैं बहुत बेहतरीन तैयारी कर लूं बिना किसी डिस्टरबेंस के, तो ये सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध है हमारे ऐप पर। ऐप का भी लिंक नीचे दिया गया है, उसको डाउनलोड करिए और वहां पे आपको सब कुछ अवेलेबल है। वहां पे सेकंड सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा, उसमें चैप्टर वाइज सब कुछ दिया गया है। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, राजन पवन सीरीज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तब तक आप ऐसे ही बने रहिए, सभी क्लासेस को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।